प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम हिंदी वर्णमाला के विषय में अध्ययन किए और वहाँ से जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उन पर चर्चा किए। आज की क्लास में हम जो वर्णों के उच्चारण स्थल हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे और यहाँ से परीक्षा में अक्सर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम किसी भी तरीके का हो। तो आइए जो प्रश्न बन सकते हैं उनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो वर्णों को सुविधा की दृष्टि से हमने दो भागों में विभाजित किया, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण जो है हमारे फेफड़ों के द्वारा जो निष्कासित किसी भी वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो फेफड़ों से जो वायु निष्कासित होती है वो कंठ मार्ग से होकर अबाध रूप से हमारे मुख विवर से बाहर निकल जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारे फेफड़ों द्वारा निष्कासित वायु है वो मुख के विभिन्न अवयवों से टकराने के बाद बाहर होती है, बाहर निकलती है, तो उन वर्णों के उच्चारण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इस तरीके से जो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के विषय में हमने जाना। अब इन वर्णों का उच्चारण स्थल कहाँ है और उसको किस नाम से जाना जाता है उसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो स्वर और व्यंजन वर्ण ऐसे कौन से हैं और उनका उच्चारण स्थल है वो कहाँ से होता है और उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आइए जानते हैं। शुरू करते हैं। सूत्र की दृष्टि से अगर सूत्र याद होगा तो आसानी होगी आपको समझने में। इस वजह से अगर सूत्र समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ेगा, तो उसी से काम चलेगा आपका। तो अकुह विसर्जनिया, अकुह विसर्जनिया जो है उससे आप कंठा, अकुह विसर्जनिया कंठा या कंठ, इस बात को याद रखेंगे तो कंठ द्वारा जो उच्चारित वर्ण हैं उनका ज्ञान हो जाएगा आपको। तो आइए जानते हैं। आ, इस वर्ण को हमने लिया केवल, तो आ वर्ण के अंतर्गत ये हमारे सुर वाले वर्ण आ गए, ये छोटा आ और बड़ा आ। तो ये है, हमको पता चला आ से आ, छोटा आ, बड़ा आ, इनका उच्चारण स्तर है वो भी कंठ हो गया, क्योंकि ये पूरा ये जितने भी वर्ण आ रहे हैं और वो कंठ से ही संबंधित हैं, उनका उच्चारण स्तर जो है वो कंठ है। तो आ से दोनों आ हो गए, इनका उच्चारण स्तर जो है वो कंठ है। इसी तरीके से यहाँ पर कु है, अध्ययन की दृष्टि से कु कर दिया और यहाँ पर इसको का वर्ग के अंतर्गत रख दिया। तो का वर्ग के अंतर्गत का गा जो आते हैं ये सभी वर्ण जो हैं इनका उच्चारण स्थल कंठ हो गया, इनका उच्चारण स्थल भी कंठ हो गया, ये बात जान गए का से। अब जो हा वर्ण आता है, हा वर्ण का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? वो भी कंठ से होता है, यह भी हमने जाना। अब जितने भी विसर्ग हैं, जो विसर्ग जिन वर्णों के सामने विसर्ग लगे हैं उनका भी उच्चारण हा ही होता है। जैसे अतः लिखा, तो अतः तह इसका जो उच्चारण कर रहे हैं तह, तो हा ही निकलना है। इस तरीके से जितने भी जो वर्ण हैं उनके सामने विसर्ग लगा है तो वो भी कंठ, उनका उच्चारण स्थल जो है कंठ ही माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो कंठ द्वारा उच्चारण होने वाले वर्णों के विषय में जाना। अब बात करते हैं दूसरे शब्दों की। दूसरा शब्द कौन सा हमारा? ये सूत्र याद रख लीजिए इसके लिए, ई चू एस नाम तालु। तो यहाँ पर ये वर्णों का ही महत्व है। यहाँ पर भी ई से आशय जो स्वर वर्ण हमारे हैं, ई, छोटी और बड़ी दोनों, इनका उच्चारण स्थल जो है वो
तालव्य या तालु है। इसको हमने जाना। ये वर्ड हमारा हो गया यहाँ से। अब चू से आता है चा वर्ग। तो चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आ रहे हैं उनका उच्चारण स्थल जो है वो तालु या तालव्य है। इस बात को हमने यहाँ से जाना। अब अगला वर्ड हमारा निकल रहा है या। जो या है, यज्ञ होता है या वर्ड है, इसका भी जो उच्चारण स्थल है वो भी तालु या तालव्य है। उसके बाद सा, सीटी वाला जो सा है, सलजम वाला, इसका भी उच्चारण स्थल जो है वो भी तालव्य है। तो इस तरीके से ये सूत्र अगर आपको पता हो गया और उसके अंतर्गत ये बारीकी से हमने आपको ये बता दिए। नाम से मतलब इसका है नाम। इनको जो है, ये जो वर्ड है, इनके जो है, इनको हम इस नाम से जाने हैं, तालव्य नाम से। इस तरीके से अणा नाम लिखा है। अब बात करते हैं अगले वर्णों की जो मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। तो आइए पहले उन वर्णों को जानते हैं। तो ये जो री है, ऋषि वाला, तो ये भी जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थल है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब जो मुख के आगे की छत होती है उसको हम मूर्धन्य कहते हैं। तो इसी तरीके से तो ये आ गया, री जो है वो भी मूर्धन्य के अंतर्गत आ गया। अब टू से आसे ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनको टू करके यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से सूत्र जो बना उसको समझेंगे। तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण है वो मूर्धन्य। इस बात को हमने जाना। उसके बाद ये जो रा वर्ण निकल रहा है इसमें, तो रा जो वर्ण है उसका भी उच्चारण स्थल जो है मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धन्य या मूर्धा, बात एक ही है। ये भी हो गया। ये जो है षटकोण वाला शा, यहाँ पर ये निकल आया, ये इसको भी हमने ले लिया। इसका भी उच्चारण स्थल है मूर्धन्य। तो इस तरीके से री और टा वर्ग और रा और शा, ये अगर सूत्र याद है इसमें ये निकलते चले आ रहे हैं। इसको आप आसानी से जान लेंगे कि हाँ ये जो है अगर आ गया कोई वर्ड तो आपको सूत्र याद है तो बड़ी आसानी से जान लेंगे कि हाँ ये जो है इसका उच्चारण स्थल यहाँ से है और बड़ी आसानी से उसको टिक कर पाएंगे। तो ये बात हमने यहाँ से जानी। अब बात करते हैं अगले वर्णों की, जिसके दंत वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जो हैं वर्ण आते हैं। तो लिप्त सा नाम दंत्या, इसके अंतर्गत हम समझते हैं ला से आसे, यहाँ से ला से आसे ला वर्ड, जो ला वर्ड है वो है उसका उच्चारण स्थल कहाँ से है, दंत। और उसके बाद ये तू आ गया, तू से आ से ता वर्ग, ता वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो दंत उच्चारण के अंतर्गत आएंगे। तो दंत, उनका उच्चारण स्थल जो है वो दंत होगा। तो इस तरीके से जो ता वर्ग के ता था दा धा ना ये वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थल वो है वो दंत है। इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब यहाँ पर सा रह गया, ये सड़क वाला जो सा है, सपेरा वाला, ये इसका भी उच्चारण स्थल जो है वो दंत है। तो इस बात को भी जाना हमने। तो ये सूत्र की सहायता से ही हमने बड़ी आसानी से पता कर लिया कि ये जो है वर्ड ऐसे इनका उच्चारण स्थल जो है यहाँ से है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो वर्ड आएंगे वो किस, उनका उच्चारण स्थल कहाँ होगा। तो उपाध्य नियानाम। तो ये जो है इस सूत्र की सहायता से उ के अंतर्गत जो स्वर वर्ण हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ गए। तो ये इनका उच्चारण स्थल है वो ओठ है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा है, जो नाम दिया जा रहा है वो जिह्वा वहीं पर जाके टकराती है। तो ऊ जब हम उच्चारण करते हैं तो ओठों से होता है।
ऊ जब हम बोलेंगे तो हमारे ओठ हैं वो चले। तो इनका उच्चारण जो है, हमने उच्चारण करते समय हमारे जो मुख का जो अवयव है वो चलता है, जहाँ से चलता है वो उसको वही नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ चलते हैं, तो ये जो ओष्ठ हो गया, जब ओठ चलेंगे तो जो कंठ से आई वायु ने जो अपना रगड़ मारी और जो निष्कासित हुई, तो उसमें हमारे ओठों का भी प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से ऊ ये ओष्ठ हो गया स्वरों के अंतर्गत। अब ये पू है, पू से आशय पा, तो ये पा से आशय जो पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, पा वर्ग के जो वर्ण हैं व्यंजनों के अंतर्गत, उनका उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, ओष्ठ या ओष्ठ, ये भी हमने जाना। इस तरीके से इस बात को जाना। अब बात करते हैं कि कहीं पर विवादित आ जाता है कि ना, शा और ला, ये जो अभी हमने पढ़े, जो सा है वो दंत के अंतर्गत, ना है वो ता वर्ग के अंतर्गत। तो ये जो है दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दंत वर्ग के अंतर्गत जब आते हैं और विकल्प में वस्त्र और दंत दोनों दिए हो, उस समय की बात है, तो उस समय जो है आपको वस्त्र लगाना है, क्योंकि ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है और इसके अंतर्गत इसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी अगर दोनों विकल्प दिए हों तब। तो इसे आपको स्मरण रखना है। तो यहाँ पर हमने इन बातों को जाना। अब बात करते हैं ये जो है अंग पिछले उसमें पढ़ा, ये सुर भी है और व्यंजन भी है, दोनों उसमें आते हैं। जब इसकी बिंदु खत्म कर देते हैं तो ये केवल आ रह गया, और आ इसका उच्चारण है कंठ, और ये जब बिंदु लगा दी तो ये उच्चारण अनुस्वर हो गया, अनुस्वार हो गया। इसका उच्चारण जो है वो नासिक हो गया, नासिक, नाक द्वारा उच्चारण हो गया, तो इसको नासिक कह दिया। और ये जो है आ पर जब ये बिंदुएं हमने लगा दी तो ये हा हो गया, ये विसर्ग हो गए, और इसका उच्चारण जो है वो हा के समान होता है। तो ये उच्चारण है इसका जो है हा, ये कंठ हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका उच्चारण स्थल जो है नासिक और उसका कंठ। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो नासिक के वर्णों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, ये जो प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण है वो नासिक उच्चारण के अंतर्गत आता है। तो नासिक के वर्ण हो गए ये। अब और जानते हैं जो ला है, ला को दंत के अंतर्गत हमने पढ़ा, और ये जो है दंत ना देकर एक शब्द और दे देगा, पार्श्विक व्यंजन भी इसे कहते हैं, तो ये भी रखना याद। अब उसके बाद जो रा है, रा मूर्धान के अंतर्गत पढ़ा, ये ना देकर प्रकंपित आ जाए, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन जो वर्ण आ जाए, तो ये जो वर्ण है, जो रा वर्ण है वो प्रकंपित और लुंठित वर्ण के अंतर्गत भी आ जाता है। इसी तरीके से हा है ये, इसका उच्चारण स्थल अभी हम कंठ पढ़े, अगर आ जाता है कंठ ना देकर काकल्य आ जाए तो ये काकल्य वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण
वर्ण हैं और उनके जो सूत्र बनते हैं उनके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। इसी तरीके से जो संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त वर्ण हैं, उनके अंतर्गत जैसे का और सा मिलकर छ बना, तो ये का उच्चारण हुआ कंठ और सा का उच्चारण हुआ मूर्धन, तो कंठ और मूर्धन हो गया। इसी तरीके से ता का उच्चारण स्थल जो दंत और रा का उच्चारण स्थल मूर्धन, इस तरीके से ये बने, ये भी हमने जाने। इस तरीके से इन बातों को समझा। अब बात करते हैं ए को समझने के लिए, ए को अच्छी तरीके से समझने के लिए आ और धन ई के मेल से जो है ए बना, तो इसका उच्चारण स्थल जो है आ का होता है कंठ, समझने के लिए कंठ, और ई का उच्चारण स्थल है तालु या तालब्ध। तो कंठ तालब्य, तो कंठ तालब्य जो व्यंजन है ए, छोटा ए और बड़ा ए दोनों जो है ये कंठ तालब्य व्यंजन हो गए, दोनों मिला के। किस तरीके से? इस तरीके से समझा, सुविधा की दृष्टि से समझाने का प्रयास किया। अब इसी तरीके से ओ है, ओ कैसे बना? आ और धन उ के मेल से ओ वर्ण बना। तो जो ओ वर्ण बना आ और उ के मेल से बना, तो आ का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है? कंठ से होता है, और उ का ओष्ठ से होता है। तो दोनों को मिला दिया तो कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ हो गया। इस तरीके से हमने ये भी बात जानी। इसी तरीके से अब उच्चारण की दृष्टि से पूछ लेता है कभी बार कि उच्चारण जो है, सुरों का उच्चारण है अग्रस्वर और पश्च स्वर और मध्य स्वर। जो स्वरों का उच्चारण होता है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया। तो अग्र के अंतर्गत जब हम जिसका उच्चारण करेंगे, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो हमारी जिह्वा है वो मुख के अगले भाग को छुएगी या उसकी तरफ जाएगी, तो वह अग्र स्वर के अंतर्गत आएगी। ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं? तो ई और ए, आई, ये जो वर्ण हैं, इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वो आगे की तरफ जाएगी, तो अग्रस्वर के अंतर्गत आ गए। इसी तरीके से फर्स्ट के आ, उ, और ओ और औ, जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा है वो पीछे की तरफ या आगे की तरफ धक्का मारेगी। तो इस तरीके से ये पश्च स्वर आ गए, और केवल एक वर्ण है स्वर वर्ण जो आ, इसका जो उच्चारण करने में ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा जो है मध्य में ही रहेगी और ये जो वर्ण है वो उच्चारित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो वर्ण थे और उनका उच्चारण स्थल कहाँ से है
इस बात को जानने का प्रयास किया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो नई विषय वस्तु के साथ फिर मिलते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और आपके जो कमेंट हैं वो सादर आमंत्रित हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।